कहानी का शीर्षक खोखला पेड़। मेरे बगीचे का वो पेड़ जो कभी दरखत हुआ करता था, लोगों को फल और छाया देता था, आज वो बेजान खोखला पड़ा है। उसके मीठे फल, जिसके लिए मैं क्या, मोहल्ले के सारे बच्चे बेचैन रहते थे, परंतु आजकल उसके सारे फल पेड़ में ही सड़ जाते हैं। जो एकाध नहीं सड़ता वो बेस्वाद हो चुका है। सड़े फल की बदबू चारों तरफ फैल जाता है, जिस कारण मुझे तो मुश्किल होता ही है। अब आसपास के लोग भी कहने लगे हैं कि कैसे सहती हैं आप इतना बदबू, इसे उखाड़ क्यों नहीं फेंकती हैं। लेकिन मेरा मन, जो बरसों से उसे सींचा है, कहाँ मान रहा है उसे उखाड़ फेंकने का। इस खोखले पेड़ की तरह हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो दिल के करीब होते हुए भी हमें कष्ट देने लगते हैं। क्या करें ऐसे रिश्तों के साथ? ना उखाड़ फेंक सकते हैं, ना ही खुशी खुशी रह सकते हैं। उसके बिना भी जीवन अधूरा और उसके साथ भी जीवन की राह मुश्किल। इसी दौराहे पर खड़ी थी विभा। उसके पति नीरज का अक्सर ऑफिस के काम से शहर से बाहर आना जाना लगा रहता था। आज भी ऑफिस से शाम को लौटते ही बोले, विभा 2 दिन के लिए जाना है, बैग पैक कर देना। विभा बिना सवाल जवाब किए बैग पैक कर दी, क्योंकि बरसों से ये सिलसिला चला आ रहा था। विवाह का 27 वर्ष हो चुके हैं। 25 साल की बेटी है और 22 का बेटा। दोनों बाहर पढ़ते हैं। घर में सिर्फ पति पत्नी रहते हैं। दूसरे दिन तय समय पर सुबह सवेरे ट्रेन पकड़ने के लिए नीरज घर से निकल गया। उसके जाने के बाद विभा लगभग 10-11 बजे तक घरेलू कामों को निपटा कर आज का अखबार और मोबाइल लेकर बैठ गई। अखबार पढ़ने के बाद मोबाइल उठाई, जो उसके पति का पुराना मोबाइल था। अब उसमें खाली समय में विभा अकेलापन दूर करने के लिए गेम खेला करती है। गेम का ऐप खोलते उसके पहले ही उसका नज़र मेल बॉक्स पर पड़ा, जिसमें भारतीय रेल के तरफ से 2 कन्फर्म टिकट का खबर था। एक पुरुष नीरज कुमार उम्र 55 साल और एक महिला इंदु देवी उम्र 50 साल। दिन तारीख समय ट्रेन का नाम सब वही था जिससे नीरज गया था। विभा को तो कभी नीरज के प्रति गलती से भी इस तरह का ख्यालात मन में नहीं आया था पिछले 27 वर्षों में। पहले तो उसका मन नहीं माना, लेकिन उसे पता था कि नीरज के ऑफिस में कोई भी महिला काम नहीं करती है। तो ये आखिर ये इंदु है कौन? आंखें बरबस बरसने लगा। पहले तो उसे मेल पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन ऑफिशियल मेल था, उसे नकारा भी तो नहीं जा सकता था। आज उसे अपना 27 साल पुराना रिश्ता बेईमानी लगने लगा। प्यार ना हो तो उस रिश्ते को किसी तरह निभा भी सकते हैं, लेकिन जिस तेरे रिश्ता में विश्वास ना हो, भरोसा ना हो, उसे कैसे निभाएगी? जिस रिश्ते से भीनी भीनी खुशबू आती थी, आज वो बदबू देने लगा। विभा सोचने लगी, कहाँ कमी रह गया था, कहाँ मुझसे चूक हुई। ये रिश्ता कब से चला आ रहा है, और इंदु है कौन? कहाँ मिली होगी? क्या अक्सर जब काम से बाहर जाते हैं तो इंदु को साथ लेकर जाते हैं? वो मोबाइल में छानबीन करने लगी, जो आज तक कभी नहीं की थी। लेकिन पिछले दिनों आए सारे मेल और मैसेज मिटाया हुआ था। ऐसा लगता है कि सभी मेल और मैसेज मिटाने के बाद ये मेल आया होगा। विभा फ़ोन उठाई और नीरज को फ़ोन लगाई। दूसरी ओर से आवाज़ आया, हेलो। विभा पूछी, ट्रेन मिल गया? हाँ मिल गया। अकेले हो कि ऑफिस से और भी कोई है? नहीं अकेले हूँ। नाश्ता कर लिए? हाँ। तुम कर ली? हाँ। ठीक, रखते हैं। अपना ध्यान रखना। काम खत्म होते ही लौट आऊँगा। कहीं कोई अंतर नहीं था बातचीत में। फ़ोन रखने के बाद विभा अपना कपड़ा बदली, पर्स ली, कुछ पैसे डाली और स्टेशन की ओर चल पड़ी। टिकट खिड़की पर एक प्रयागराज की टिकट ली और ट्रेन में बैठ गई। विभा को पता था कि नीरज किस होटल में ठहरेगा, क्योंकि उसे बदलाव पसंद नहीं था।
वो अक्सर एक ही होटल में ठहरता था। जिस जिस शहर में जाता वहाँ उसका होटल निश्चित था। साथ ही वो घर से निकलने से पहले ही होटल वाले को फ़ोन कर सूचित भी कर देता था। संयोग कहिए या भगवान की मर्जी, नीरज का ट्रेन लेट हो गया और अब दोनों का ट्रेन लगभग एक ही समय पर ही प्रयागराज पहुंचने वाला था। फिर भी नीरज का ट्रेन लगभग 20 मिनट पहले पहुंच गया। विभा ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर निकली, ऑटो रिक्शा ली और लगभग 1 घंटे में होटल के गेट पर थी। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखी कि थोड़ी दूर पर एक मैगजीन सेंटर है। वहाँ से होटल आने वाले विजिटर्स दिखाई देते हैं। वहाँ पहुंचकर एक मैगजीन ली और नीरज के निकलने का इंतजार करने लगी। इस दौरान उसके मन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। होटल के कमरे में दोनों अकेले, उसके आगे की कल्पना भी वो नहीं कर सकी। उसके हाथ पांव थरथराने लगे। साथ ही वहाँ बैठे बैठे जो उसकी आंखें डबडबा गई थी, उसके आंसू अंदर ही रोकने का नाकामयाब कोशिश करते हुए चहलकदमी करने लगी। आज कुछ घंटों ने उसके 27 साल की शादीशुदा जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया था। तभी सामने से उसे नीरज एक महिला का हाथ पकड़े बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। विभा तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ी और जल्द ही उनके सामने खड़ी थी। नीरज अवाक उसे देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विभा को देख उसकी हालत ऐसी थी मानो कोई उसके पांव के नीचे से जमीन खींच लिया हो। वो उस महिला का हाथ तुरंत छोड़ दिया और उससे अलग हट गया। वो महिला स्तब्ध होकर नीरज को देखने लगी। विभा सामने खड़ी थी, निश्शब्द। जब विभा की नज़र इंदु पर पड़ा, वो तो उसकी पहचान वाली निकली। बरसों पहले जब नीरज का तबादला देवनगर हुआ था तो वो पड़ोस में रहती थी, तलाकशुदा और एक बेटी की माँ। विभा की बेटी पल्लवी के साथ अक्सर खेला करती थी, घर भी आना जाना था। देवनगर से रत्नागिरी आए बरसों हो गया। उसके बाद से तो कभी इंदु से न मिलना हुआ ना ही बातचीत। विभा और इंदु की नज़रें मिली। इंदु अपना नज़र झुका ली। कुछ पल यूं ही खड़े रहे तीनों। अचानक विभा पलटकर एक ऑटो रिक्शा रोकी। नीरज उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विभा बोली, मैं अपने रिश्ते का मजाक रोड पर नहीं बनाना चाहती हूँ, और ऑटो रिक्शा में बैठ गई और उसे स्टेशन चलने कही। ऑटो रिक्शा चल पड़ा। नीरज उस महिला को वहीं छोड़ होटल की तरफ भागा। पीछे पीछे महिला भी आई। अपना अपना बैग लिए और निकल पड़े। जो ट्रेन मिला उस पर बैठ गए। बीच में 2 बार ट्रेन बदल कर नीरज घर जल्दी पहुंच गया। विभा अभी नहीं पहुंची थी। लगभग 2 घंटे बाद विभा भी घर आ गई। नीरज अपनी गलती का माफ़ी मांग रहा था। विभा सिर्फ रो रही थी, इतना रो रही थी कि मानो किसी का अंतिम विदाई दे रही हो। आखिर रोए भी क्यों नहीं? उसके रिश्ते का चिता जो जल रहा था। विभा के मुंह में से सिर्फ एक बात बार बार निकल रहा था, इतने बरसों से तुम मुझे धोखा दे रहे थे। मैं मूर्ख, तुम पर अंधा विश्वास करती थी। मेरे भरोसे को तुम इस तरह तार तार करोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। परंतु मैं यह नहीं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे अपने पिता से नफरत करें, क्योंकि तुमने बच्चों के लिए बहुत मेहनत किया है। बच्चों की नज़र में तुम्हारा सम्मान बना रहे, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये कहते हुए विभा वहाँ से उठकर बच्चों के कमरे में चली गई, जो बरसों से खाली पड़ा था। कमरे को ठीक करते करते उसके आंसू बह रहे थे। नीरज दरवाजे पे ही खड़ा था। उनके रिश्ते खोखले पेड़ की तरह हो गया था, जिसे न वह उखाड़ फेंक पा रही थी और ना ही उसके सड़न की बदबू में रह पा रही थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।